साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मस्त रह रहे होंगे। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखना ना भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW भी आप कह सकते हो। साथियों, आज वाला टॉपिक व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है और कई बार कॉम्पिटिशनों के अंदर भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। साथियों, अपनी नोटबुक में नोट भी करना और साथ में तैयार भी करना। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुनना और देखना, क्योंकि कई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मौखिक भी बताना चाहूँगा, जो कि इस नोट्स के अंदर लिखी हुई नहीं है, तो आपको वह बातें भी नोट करनी है। और साथियों, सर्वप्रथम तो यही बात कहना चाहूँगा कि जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो साथियों, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो प्रेम से। हाँ साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्योंकि साथियों, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत लिंगीय भेदभावों को समाप्त कर महिलाओं के हितों को संरक्षित एवं समुन्नत करने की दृष्टि से ये मानो कि राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों का गठन किया गया है। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की, जो कि भारत सरकार द्वारा 1974 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति गठित की गई थी। और कहा जाता है कि इसी समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा की थी, जो कि उन्होंने महिलाओं की स्थिति का अवलोकन किया। उस समय देखा कि किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लिंगीय भेदभाव हो रहा है। तो इन सभी को दूर करने के लिए जब उन समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट दी, तो उसके अंदर ये मानो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना या गठन की अनुशंसा की थी। तो कहा जाता है कि उसी के आधार पर इसकी स्थापना या गठन किया गया था। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारतीय संसद, भारतीय पार्लियामेंट द्वारा 1990 में, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, नोट करना, 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को हुई, या ये कहो इसका गठन हुआ था। किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का। ध्यान देना, ये एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई संस्था या निकाय था। गठन कह दो चाहे। अधिनियम कब का? 1990। जबकि इसकी गठन या स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992, 92। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। अधिनियम का नाम राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 था।
अधिनियम का नाम क्या रखा था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, जिसकी धारा 3 में इसकी संरचना का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे होगा, क्या संरचना होगी इसकी, इसका उल्लेख है धारा 3 में। साथियों, यह एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। कहने का मतलब यह एक असंवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये संसद के अधिनियम पारित करके बनाई गई संस्था है। तो इसलिए यह एक सांविधिक विधि के द्वारा ये मानो इसकी स्थापना या गठन किया गया वैधानिक निकाय या संस्था या आयोग है ये। इसलिए क्या बन गई? असंवैधानिक संस्था बन गई। गैर संवैधानिक कह दो या असंवैधानिक, एक ही बात है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान देना। जो कि इसका मुख्यालय हेड ऑफिस कहां पे है? नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय महिला आयोग। आज हमें इस आयोग की बहुत ज्यादा जरूरत भी है साथियों, क्योंकि हम देख रही हैं कि महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उनकी बहुत ज्यादा शिकायतें होती है। तो यहाँ पर उन शिकायतों का निराकरण हो सकता है, यहाँ पर वे शिकायतें दर्ज की जा सकती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW। आगे बात समझ में? तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंत तक पूरा जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मजे आ जाएंगे अंत तक इस वीडियो को देख करके। फिर कहोगे वाह सर क्या बात है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और बढ़िया कविता भी सुनाने वाला हूं, जो कि बेटियों के ऊपर है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ साथियों, आगे देखो, जो कि यह एक ऐसी इकाई कह दो, संस्था कह दो, निकाय कह दो है, जो शिकायत या स्वतः शिकायत भी कर सकते हो और स्वतः संज्ञान के आधार पर खुद भी देख सकता है ये आयोग। स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं, वुमेन, महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। ये एक ऐसी इकाई या संस्थाएं हैं, ध्यान देना, जो कि शिकायत भी हो सकती है यहाँ पे, या फिर यह स्वतः स्वयं अपने आप भी संज्ञान ले सकता है के आधार पर महिलाओं, वुमेन, स्त्रियों के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। इस आयोग की सर्वोच्च और प्रथम प्राथमिकता महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलवाना है, तुरंत गति से ये मानो कि न्याय दिलवाना इसकी प्राथमिकता है, सर्वोच्च और प्रथम। क्योंकि जैसे संस्कृत में कहा भी जाता है ना कि यत्र नार्यतु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। जिस घर में या जहां पर भी नारियों की, महिलाओं की, स्त्रियों की पूजा की जाती है, ये मानो वहां पर देवता गण निवास करते हैं। तो ये सूक्ति तो आपकी पढ़ी हुई भी होगी साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि महिलाओं के संवैधानिक हितों का और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराने का काम यही आयोग करता है। अब हम बात करेंगे संरचना। उससे पहले बताना चाहूंगा साथियों,
जो आज हम देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जो कि देखा जाता है कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो इसलिए आज हमें आवश्यकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है पूरे देश को इस अभियान के माध्यम से कि बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। इसलिए साथियों, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी और बढ़िया और अच्छी कविता सुनाना चाहूंगा, जिसको सुनने के बाद आप भी सोचोगे कि हाँ ये बात सही है। आने वाला कल है बेटी, ध्यान देना साथियों, अच्छी प्रकार से सुनना इसको। आने वाला कल है बेटी, बेटियां संगीत की तरह होती है, जिनकी किलकारियों से पूरा घर महकता है, संपूर्ण घर सारा घर महकता है। वह ममता का सम्मान और पिता का मान होती है। ना सिर्फ इस देश की बल्कि दुनिया भर की बेटियों को एक ही बात कहूंगा कि यह दुनिया तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी किस्मत खुद लिखना, अपने आप को इतना समर्थ बनाना कि जिंदगी की परीक्षा में तुम सवाल भी खुद लिखो और जवाब भी तुम्हारे अपने हो। आने वाला कल है बेटी। तो साथियों ध्यान से सुनना, जीत का अब हर पल है बेटी, देखो आने वाला कल है बेटी। मेहंदी रोली कंगन ही नहीं, अब बेटों से ज्यादा सबल है बेटी। जीत का अब हर पल है बेटी, देखो आने वाला कल है बेटी। मेहंदी रोली कंगन ही नहीं, अब बेटों से ज्यादा सबल है बेटी। गर तपती धूप होगी सिर पे तुम्हारे, तो वह ठंडी छांव बन जाएगी। पथरीले रास्तों पे अगर चलोगे तुम, तो वह तुम्हारे पांव बन जाएगी। ससुराल मायका दो दो घर उसके, वह दो दो परिवार चलाती है, लेकिन दोनों में से कहीं भी अपनेपन का एहसास नहीं पाती है। अब वेदना नहीं वरदान है वो, हमारी आस्था और सम्मान है वो। हमारे आंगन की तुलसी है बेटी, देखो पूजा की कलसी है बेटी। जीत का अब हर पल है बेटी, देखो आने वाला कल है बेटी। मेहंदी रोली कंगन ही नहीं, अब बेटों से ज्यादा सबल है बेटी। गर तपती धूप होगी सिर पे तुम्हारे, तो वह ठंडी छांव बन जाएगी। अगर बीज ना रहे धरती पर, तो तुम फल कहां से पाओगे। बेटी को जन्म से पहले ही मारोगे, तो अपना वंश कैसे बढ़ाओगे। वो किसी देवी का अवतार नहीं है, वो किसी रांझा का प्यार नहीं है। कहावतें मिटा दो, इतिहास मिटा दो, मत कहो पराई जात है बेटी। जीत का अब हर पल है बेटी, देखो आने वाला कल है बेटी। मेहंदी रोली कंगन ही नहीं, अब बेटों से ज्यादा सबल है बेटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। हाँ साथियों, तो ये थी एक छोटी सी कविता, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटियों की कितनी अहमियत है। लेकिन आज इस समाज के अंदर कई ऐसे ठेकेदार हैं जो कि ये मानो कि बेटियों के ऊपर अत्याचार भी करते हैं, यहाँ तक कि इस दुनिया में भी नहीं आने देते। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं यहाँ पे। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको उन्हें सम्मान दो, क्योंकि ये तो आंगन की फुलवारी होती है बेटियां। हाँ साथियों, अब देखो आगे संरचना।
राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। नोट करो इस बात को, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन में कि राष्ट्रीय महिला आयोग है एक सदस्यीय, दो सदस्यीय, बहुसदस्यीय। तो ध्यान देना, बहुसदस्यीय निकाय या संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग। यह निकाय या आयोग एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव से मिलकर बनता है। नोट करना, एक तो इसमें अध्यक्ष, अध्यक्षा कह दो, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव, सेक्रेटरी होता है इसका, से मिलकर बनता है। इसमें एक एससी तथा एक एसटी का होना, सदस्य होना जरूरी है। सभी सदस्य महिलाएं होंगी, ज्यादा प्राथमिकता महिलाओं को होगी। कहने का मतलब यहाँ पे यही है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग है तो महिलाओं के बारे में वही सोचेगा। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ना, वो इसकी नोडल एजेंसी है। ये भी बात नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास इसकी नोडल एजेंसी है। हाँ जी, उसके बाद में देखो, इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार, भारत सरकार करेगी। ये ध्यान देना, यहाँ पे न तो राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न जनता, न चुनाव आयोग, किसी का नाम नहीं, केंद्र सरकार या भारत सरकार ही नाम आएगा ऑप्शन के अंदर। ध्यान देना, इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार करेगी। इस बात को नोट करना, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो अति महत्वपूर्ण है ना आज वाला टॉपिक, और कैसा लग रहा है आज वाला वीडियो आपको जरूर बताना साथियों। अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है और व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है साथियों, इसलिए इसे तो तैयार कर ही लेना। उसके बाद में देखो, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण या हित के लिए समर्पित किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा, ऐसा कहा गया है इसकी धारा में या इस अधिनियम में। क्या कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित किसी व्यक्ति को, जो महिलाओं का कल्याण करे, महिलाओं को हितों को ध्यान में रखे, समर्पित हो ऐसे कार्य के लिए, उसे अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। उसके बाद में देखो, प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक बनी थी, सुश्री जयंती पटनायक 1992 से 95 रही थी, जबकि वर्तमान में रेखा शर्मा 2018 से पहले कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनी थी और बाद में ये अध्यक्ष चुन ली गई, जो कि 9वें नंबर की है। अब तक 9 इसकी अध्यक्ष बनी है। और बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है, गिरजा व्यास 2 बार बनी है, ध्यान देना, जो कि राजस्थान से केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनने वाली पहली महिला गिरजा व्यास। और यही गिरजा व्यास 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी बनी है, 2005 में, 2005 से 8 तक, फिर पुनः 2008 से लेकर के और 2011 तक रहे थे गिरजा व्यास। तो कहने का मतलब ये इसके 9 अध्यक्ष हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हो, ये सूची देख सकते हो जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों की है। प्रथम जरूर तैयार कर लेना और वर्तमान जरूर तैयार कर लेना, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। और प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इस बात के ऊपर, ठीक है। तो हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग। हाँ साथियों, आगे देखो, जो कि इसका संरचना या संगठन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो इसी क्रम में आगे देखो, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिनिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य जिन्हें विधि या विधान, व्यवसाय, संघ आंदोलन, महिलाओं की नियोजन संभाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन,
प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव है, उन्हीं व्यक्तियों को ही नाम निर्दिष्ट किया जाता है। 5 सदस्य ये उनके लिए कहा जा सकता है। योग्यता तय कर रखी है इस अधिनियम के अंदर कि 5 व्यक्ति कहां से आएंगे, किस क्षेत्र के होंगे, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके के व्यक्ति होने चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए उनके पास। परंतु उनमें, उन 5 में ऐसी अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा। एक एससी और एक एसटी का होना जरूरी है, ये भी नोट करना। यहां ओबीसी का नाम नहीं दिया है। ये मैं बता दूं आपको प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो मेन साइट है ना, उसके ऊपर ये बातें दी गई है, इसलिए ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण और सही है, इसलिए इसे जरूर तैयार करना। उसके बाद में देखो, केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव भी होगा ना, जो प्रबंध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, वही व्यक्ति सचिव बनेगा। या ऐसा अधिकारी है जो केंद्र की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है, उसे ही नाम निर्दिष्ट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा एक सचिव के रूप में, जो इसका सेक्रेटरी भी कह सकते हो। तो ये उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। किसके लिए? सचिव के लिए। एक तो अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव, ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। उसके आगे देखो, वर्तमान में सदस्य जो कि 4 ही वर्तमान में, ध्यान देना। नंबर 1 श्रीमती कमलेश गौतम, नंबर 2 श्रीमती चंद्रमुखी देवी, नंबर 3 श्रीमती श्यामला एस कुंदर, नंबर 4 डॉक्टर राजुल बेन एल देसाई। ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने अच्छा अनुभव, अच्छा नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है इनको महिलाओं के बारे में, उन्हीं को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में कितनी? 4 ही महिलाएं हैं, लेकिन हो कितनी सकती है? 5। उसके बाद में सदस्य सचिव कौन है? सुश्री मीता राजीव लोचन। ध्यान देना, सचिव कौन है? जो एक ही होगा, ध्यान रखना, जो कि हम कह सकते हैं आईएएस लेवल का जो अधिकारी होगा, सुश्री मीता राजीव लोचन। ठीक है, तो हो सकता है हाल ही में जो कंपटीशन होंगे उनके अंदर करंट के बतौर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है, तो इसलिए तैयार कर लेना इन नामों को। उसके बाद में आगे देखो साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज वाला, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो, अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष, 3 ईयर। ये अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को संबोधित कर सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। ध्यान देना, 3 वर्ष से पहले भी ये अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को संबोधित करके दे सकते हैं। इस्तीफा, यहां नाम केंद्र सरकार आ रहा है साथियों, ये बात नोट करो। इन्हें हटाने का कार्य केंद्र सरकार करेगी। कुछ स्थितियों में अगर कार्यकाल से पहले हटाना है तो, जैसे कि मान लो दिवालिया हो गए हो, या कार्य करने में असमर्थ हो, या अन्य कोई दंडनात्मक कार्य कर दिया गया हो, तो ऐसी कुछ कंडीशनें हैं, उनके आधार पर केंद्र सरकार ही इन्हें हटा सकती है। उसके बाद में देखो उद्देश्य। साथियों कैसा लग रहा है आज वाला टॉपिक?
बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो साथियों, जीवन में कभी हार मत मानना। मैं तो आपको बार बार यही बात कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां, कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि कहते हैं ना, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जैसे मैं कहता हूं ना बार बार, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हाँ साथियों, आगे देखो उद्देश्य। इसके प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय महिला आयोग के पहला है महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षोपायों की समीक्षा करना। पहला उद्देश्य, जो भी उनको संवैधानिक हो या कानूनी विधिक जो भी रक्षा उपाय है उनकी समीक्षा करने का काम ये करेगा। नंबर 2, विधायी उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना। जो भी कानून बने उनसे संबंधित तो ऐसे उपचारों के उपायों की सिफारिश ये करेगा। नंबर 3, शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना। जो भी शिकायतें होंगी महिलाओं की, उनके निवारण की सुविधा प्रदान करना इसका काम होगा। कहने के लिए महिला जाति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नंबर 4, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना भी इसी का काम है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत जो मामले हैं ना, पर सरकार को सलाह देना कि ये महिलाओं के खिलाफ है या महिलाओं के अकॉर्डिंग कैसे है, इन सभी के मामले में सरकार को सलाह देने का काम भी यही करता है। तो ये 4 उद्देश्य तैयार कर लेना। थ्योरिकल क्वेश्चन बन सकता है, सत्य असत्य या कथन कारण का बन सकता है। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय बालिका या कन्या दिवस, शिशु कन्या दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक, जो कि 1976 से 85 का माना जाता है। 1976 से 85 तक का वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में जाना जाता है। तो इसे भी नोट करना, क्या पता है ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया जाए, तो इसलिए इसे भी तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो आगे, जो कि कार्य शक्तियां और अधिकार, ये अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। नंबर 1, संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करना इसका कार्य व शक्तियां हैं। संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करने का काम करता है ये। नंबर 2, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े संविधान तथा अन्य कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उचित कार्यवाही करना। चाहे वो संविधान से जुड़े हो, चाहे वो अन्य कानूनों से जुड़े प्रावधानों, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है महिला की सुरक्षा से संबंधित, तो उसके लिए उचित कार्यवाही करना इसका काम है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई है। सिविल न्यायालय जैसी, दीवानी जो न्यायालय होता है ना, उस जैसी शक्तियां भी प्रदान की गई है इसे। नंबर 4, वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजना या प्रस्तुत करना भी इसी का काम है। कहने का मतलब है साथियों यहाँ पे
कि राष्ट्रीय महिला आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामलों जैसे कि दहेज उत्पीड़न है, दहेज हत्या है, घरेलू हिंसा है, छेड़छाड़ है, बलात्कार है, यौन शोषण है, कार्यस्थल पर उत्पीड़न है, डायन बनाया जाना है, रोजगार में भेदभाव है, जमीन जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकारी, द्विविवाह, पति द्वारा अभितजन्य, संबंधियों द्वारा यौन शोषण आदि से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती है। शिकायतों के निवारण के प्रयासों के अतिरिक्त आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु जागरूकता अभियान, जन सुनवाई कार्यशालाएं, परिचर्चाएं, संगोष्ठियां तथा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार शिकायतों की जांच हेतु समितियों का गठन भी समय समय पर किया जाता रहा है। कहने का लव महिला रक्षा के लिए ये आगे रहता है। सर्वोच्च और प्रथम प्राथमिकता यही है कि महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना। राष्ट्रीय महिला आयोग देश में महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्रवाई करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में, डाक के द्वारा, फैक्स के द्वारा या ईमेल के द्वारा प्राप्त हुई हो या फिर मौखिक रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा प्रसंज्ञान भी लिया जाता है। तो ध्यान देना, कहने का लव राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, आगे रहता है और महिलाओं की रक्षा होना भी जरूरी है। साथियों, आज इस वर्तमान दौर में जैसे कि विशाखा गाइडलाइन के बाद अब नया कानून महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हो, चाहे आप देखोगे पोक्सो एक्ट हो, उसी प्रकार आप देखोगे निर्भया है, दामिनी है, ऐसे कई कांड हमने देखे और सुने हैं हमारे देश भारत में। इसलिए आज महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहिए हैं, इन दोनों के बगैर गाड़ी नहीं चलती जीवन की। इसलिए दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे संविधान में ही अनुच्छेद 39 में कहा है ना कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, दोनों ही सम्मान के पात्र हैं। और देखा भी होगा साथियों, जो कि हम देखते हैं महिलाओं ने कितने सर्वोच्च पद प्राप्त किए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे हम देखेंगे प्रधानमंत्री का हो, चाहे हम देखेंगे मंत्री परिषद में हो, वैज्ञानिक हो। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी कई महत्वपूर्ण महिलाओं ने भूमिका निभाई है। तो इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग टॉपिक आज हमने देखा, जिसका मेन उद्देश्य है वह महिलाओं की सुरक्षा करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं का कल्याण करना ज्यादा से ज्यादा। तो साथियों, जहां तक मेरे को उम्मीद है आज वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और उस कविता के ऊपर भी कमेंट बताना आपको कैसी लगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा साथियों कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर देना। साथियों, मैंने देखा मेरे YouTube चैनल के ऊपर कि लगभग 93% तो छात्र, कहने का लो पुरुष
मेरा वीडियो देखते हैं, मात्र 7% ही ये मानो कि लड़कियां, छात्राएं, बालिका या हम कह सकते हैं महिलाएं ही देख रही हैं, जबकि ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वीडियो सभी के लिए समान है, कंपटीशनों में काम आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो साथियों। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।